अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः कार्तिक शुद्ध अष्टमी दिनांक 20 नवंबर 2023। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 4। रक्तपित्त चिकित्सा। शंखं चक्रं जलकान्दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। विशेषतो विट्पथ संप्रवृत्ते पयोमतं मोचरसेन सिद्धम वटप्रहरैर्वटशृंगकैर्वा रीबेरनीलोत्पलनागरेव। तो खास करके पुरुष मार्ग से रक्त प्रवर्तन हो रहा है तो मोचर से सिद्ध दूध देना है। ये भी थोड़ा आसान है। वटप्ररोह अथवा वटशृंग ये भी दे सकते हैं। तो इसका हमने कल्प बना के रखा है, वो देते हैं। रिबेर नीलोत्पलनागरेरवा या रिबेर नीलोत्पल और शुंठी, इससे भी दे सकते हैं। कषाय योगान पयसा पुरावा पित्वा चाद्यात पयसे व शालिनी। जो कषाय योग पहले बताए गए हैं वो दूध के साथ उसका सेवन करके पयसे व शालीन अद्यात, दूध के ही साथ शाली का सेवन करना है। तो ये भी अच्छा है। कषाय योगे अथवा विपक्व मेते पिबेत सर्पे रतिस्रवेच। और अतिस्राव अगर हो रहा है तो इन्हीं कषाय योग से विपक्व इस प्रकार का घृत ये उसका पान करना है। वासां शाखां सपलाशमूलां कृत्वा कषायं कुसुमानि चास्याः प्रदाय कल्कं विपचेत् घृतं तत् चक्षुर्द्रमाश्वेव निहन्ति रक्तम्। ते वासाघृत है। तो वासा, इसकी शाखा, पलाश, मूल और कुसुम, ये इनका कषाय बनाएगा। और फिर उसके फूलों का कल्क वो डाल के घृत सिद्ध करना, वो तात्काल शहद के साथ रक्त पित्त का नाश करता है। तो वासा परम औषध है रक्त पित्त का। तो उस दृष्टि से उसका प्रयोग होना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। पलाशवृंत स्वर्सेन सिद्धम तसेव कल्केन मधुद्रवेण लिहाधृतम वत्सकल्क सिद्धम तद्वत् समंगोत्पलोध्र सिद्धम। तो पलाशवृंत स्वर से सिद्ध है इस प्रकार का, और उसी के कल्क का घृत मधुद्रवेण लिहा, उसका चाटन करे। वत्सक कल्क सिद्धम तद्वत, और उसी प्रकार से वत्सक कल्क सिद्ध
इस प्रकार का समंगोत्पल लोध्र सिद्धम, समंग उत्पल लोध्र इनसे भी सिद्ध इस प्रकार का घृत रक्त पित्त में काम करता है। तो पलाश वृंत ये एक अलग चीज है थोड़ी सी। फणसलकर का कहना था कि वृंत जहाँ पे आता है ये कम जगह पे आता है। हरित की वृंत पथ्या वृंत शतैरथ इस प्रकार का पांडुरोग में एक योग आया है। तो उनका कहना था कि ये वृंत स्रोतस के समान है, क्योंकि उन्हीं के जरिए जो पोषण होता है वनस्पतियों का वो होता रहता है। और इसलिए ये वृंतों का एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और उसको प्रयोग में लाना अच्छा इस प्रकार का है। वैसे भी हम जब पाले भाजी या पर्ण वाली शाक इस प्रकार के बनाते हैं तो उसमें भी काफी जगह पालक वगैरह में वृंत रहता है। ज्यादातर वृंत फेंका जाता है और केवल पत्ते जो है लिए जाते हैं। लेकिन वृंत अगर उसका स्रोत है, अगर वो भी टेंडर है, तो बेटर ऑप्शन है कि वृंत के साथ सब्जी बनाई जाए। तो ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो इस प्रकार से करना है। सत् त्रायमाण विधरेश एव सौदुम्बरे चैव पटोलपत्रे सर्पेश पित्तज्वरनाशनानि सर्वाणि शस्त्राणि च रक्तपित्ते। तो त्रायमाण में भी यही विधि है, उदुम्बर में और पटोल पत्र में भी यही विधि है। और पित्त ज्वर नाशन जो सर्पी विभिन्न घृत बताए हैं वो सभी रक्त पित्त में प्रशस्त है। तो इस प्रकार से उदुम्बर पटोल पत्राभ्याम च अपरम पित्त ज्वर नाशनी है। यानी एव जीर्णज्वर हराणि घृतानि तानेव पित्तज्वर हराणि भवन्ति तेषां तु रूक्षं तेन इत्यादिना ज्वरविषयतया सामान्य समानत्वेन निर्दिष्टं पित्तविषयत्वम्। जले दशगुणे साध्यं त्रायमाण चतुःफलम् इत्यादि यावत् पित्तरक्तभवं गुल्मं विसर्पं पैत्तिकं ज्वरम् इति। तो ठीक है। जीर्ण ज्वर में ये आए है मधुक मधु द्रव द्रवेण का मतलब क्या है? वो मध डालकर द्रव होना इस प्रकार से वो लेना है। तो थोड़ा प्रवाही हो जाए वो घृत जो है मध डालकर, और फिर उसके साथ लेना है। नहीं तो मधु द्रव का दूसरा भी अर्थ ले सकते हैं, मधु और पानी इस रस वगैरह ऐसा कुछ लेकर उसको द्रवीभूत करना और वो फिर इसके साथ लेना, ये बात हो सकती है इस प्रकार से। अभ्यंगयोगा परिशेषणानि सेकावगाः शयनानिवेश्म शीतो विधिर्बस्ति विधानम अग्रम पित्तज्वरे यत् प्रशमायदिष्टम। तो अभ्यंग योग जो भी है, परिशेचन सेक अवगाह, परिशेच और सेक में क्या फर्क करेंगे मालूम नहीं। शयनानि वेश्म, शयन और घर जो है, गृह जो है वो शीतो विधिर बस्ति विधान अग्रम, शीत विधी और बस्ती विधान अग्र्य। वृंत म्हणजे फुटवा आहे का की ज्याच्यापासून पान येते ते आहे काय? देठ पानाचा। तो वृंत यानी कि देठ जिसको बोलते हैं, जिससे ये पर्ण निर्माण होता है या फल इस प्रकार का निर्माण होता है।
तो पथ्यावृंत वहां पे हरितकी का जो वृंत है वो लेना है इस प्रकार से। तो ये तद्रक्तपित्ते निखिलेन कार्यं कालं च मात्रां च पुरा समीक्ष्य सर्पिर्गुणा ये च हिताः क्षतेभ्यः तेऽपि ते रक्तपित्तं शमयन्ति सद्यः। तो पित्त ज्वर में जो बताया गया है वो सब रक्त पित्त में करना है। काल मात्रा ये जो बताई गई है वो अच्छे तरीके से पहले उसकी समीक्षा करके करें। सर्पिर्गुणा ये च हिता क्षतेभ्य, और क्षत में जो सर्पिर्गुण बताए गए हैं वो तात्काल रक्त पित्त का शमन करने वाले इस प्रकार के हैं। तो एक सर्पिर्गुण वैसे प्रचलन में नहीं है, ज्यादा मिलते हैं लेकिन उरक्षत के हिसाब से उनका प्रयोग करें। और जहां इस प्रकार की उरक्षत की संप्राप्ति होगी वहां पे भी ये अच्छे काम करने वाले इस प्रकार के रहेंगे। कफानुबंधे रुधिरे सपित्ते कंठागते स्यात् ग्रथते प्रयोग। तो रक्त अगर पित्त के साथ और कफानुबंध है और कंठ में आ गया है और ग्रथित है तो युक्तस्य युक्त्या मधुसर्पि शोष्य क्षारस्य चैवोत्पलनालजस्य। तो मधुर सर्पी ये विषम मात्रा में लेने हैं इस प्रकार से, तो इसलिए युक्त्या कहा गया होगा शायद। और क्षारस्य चैवोत्पलनालजस्य, उत्पलनालज जो क्षार है ये बाजार में उपलब्ध भी है। तो खास करके कोविड-19 में लंग फाइब्रोसिस में मैंने इसका काफी प्रयोग किया था। तो ये अच्छे तरीके से काम करता है। मृणाल पद्मोत्पलके शरणाम तथा पलाशस्य च तथा प्रियंगो। तो मृणाल पद्म उत्पल केशर और पलाश और प्रियंगु, पलाश क्षार भी मिलता है, इनका भी क्षार इस प्रकार का देना है। तथा मधुकस्य तथा से क्षारा प्रयोज्या विधि नहीं बताइए। तो ये इसमें काफी है। तो ये तो दोनों माजा में उपलब्ध है, पलाश क्षार भी उपलब्ध है और उत्पन्न नालज क्षार ये भी उपलब्ध है। तो दोनों का तो प्रयोग कर सकते हैं। बाकी भी अन्य द्रव्य है जिनका क्षार मध के साथ या मधु युक्त मधु सर्पी के साथ ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। शतावरी दाडिमतिन्तिडीकं काकोली भेदे मेदे मधुकं विदारिं पिष्ट्वा च मूलं कफलपूरकस्य घृतं पचेत् क्षीर चतुर्गुणं ज्ञः। शतावरी दाड़िम तिनतिड़िक ये तो हाँ, चिंच है मेरे ख्याल में, एक बार देखना पड़ेगा। काकोली मेद ये दोनों मेदे नाम से मेदा महामेदा भी हो सकता है, और काकुली और मेदा करके काकुली मेदे ये द्विवचन हो गया, सिर्फ दो ही, ये भी बात हो सकती है। जैसे महेश धात्री निशे, तो वहां प्रश्लेष किया जाता है धात्री च निशे च धात्री निशे, ये भी एक कर्मधारय समास होता है। और धात्री च निशा च धात्री निशे ये भी कर्मधारय समास होता है। और निशे ये फिर से एक कर्मधारय होगा कि निशाच दारू निशाच निशे इस प्रकार से। तो कुछ लोग इससे धात्री और हल्दी और दारू हल्दी ये तीनों लेते हैं मेषु धात्री निषेक के स्थान पर इस प्रकार से। इसी प्रकार से यहाँ भी हो सकता है। फलपूरकस्य, फलपूरक क्या है? बीज पूरक तो उसका घृत पचन करे क्षीर चतुर्गुण डाल के। कासज्वरानाह विबंध शूलम तद्रक्त पित्तम च घृतम निहन्यात् यत्पंच मूले रथपंच भैरवा सिद्धं घृतं तच्च तदर्थकारी। तो कास ज्वर आनाह विबंध और शूल ये अच्छा है। उत्पल नाल क्षार कोई साउथ कंपनी का ही का रील वाला ही का एक किसी का है, हमें याद नहीं पक्का, लेकिन मनकर्णिका में अवेलेबल था उस समय में।
कषाय योगा यहोपदिष्टाः यत् पंचमूलैरथा पंचभिर्वा। तो पांच पंचमूलों के द्वारा सिद्ध करते भी तदर्थकारी इस प्रकार का है। तो ये रक्त पित्त का शमन करने वाला इस प्रकार का है। कषाय योगा ये अह्योपदिष्टाः ते चावपीड़े विषजा प्रयोज्या। जो कषाय योग यहाँ पे बताए गए हैं वो अवपीड़न नस्य के लिए भी उनका प्रयोग करे। घ्राणात् प्रवृत्तम रुधिरम सपित्तम यदा भवेत् निसृत दुष्ट दोषम। तो नाक से प्रवृत्त रुधिर और पित्त के साथ बाहर निकल रहा है और श्रुत श्रुत निसृत सृष्ट दोषम। जब दुष्ट दोष निकल जाते हैं तभी इसका प्रयोग करना है, तभी स्तंभन करना है, पहले स्तंभन नहीं करना है। रक्ते प्रदुषे प्रदुष्टे ही अवपीड बंधे दुष्ट प्रतिशाय शिरो विकारा रक्तम सपोयम कुणपश्च गंधा स्याद्घ्राणा नाशा क्रमेश्च दुष्टा। तो प्रदुष्ट रक्त अगर है और अवपीड़ से बंध उसका हो गया तो दुष्ट प्रतिशाय शिरो विकार रक्त सपूय कुणप गंध और घृणानाश कृमि ये सब नासा में हो सकते हैं। तो इसलिए दुष्ट रक्त का स्राव हो जाने के बाद ही इस प्रकार का नस्य करना है। और इसमें दोषानुबंध जो है सिराश्रय व लक्षित ऐसा बताया गया है कि रक्तमोक्षण में जिस प्रकार का दोषों का अनुबंध होता है उसी के आधार पर रक्तपित्त में दोषों का अनुबंध समझ लेना है। नीलोत्पलम गैरिक शंख युक्त सचंदनम स्यात्तु सिताजलेन। तो नीलोत्पल शंख गैरिक शंख युक्त और चंदन सचंदन ये सिताजल के साथ नथन तथा अमरात्य रस समंगा। अमरात्य रस, ये रस कैसे निकलता है मालूम नहीं। समंगा सधात की मोचरस सलोद्रा। द्राक्षारस से इक्षुरस से नस्यं क्षीरस से दुर्वास्वरस से चाहिए। द्राक्षारस इक्षुरस क्षीर या दुर्वास्वरस इन सभी का नस्य कर सकते हैं। तो क्षीर तो इजीली अवेलेबल है। यवास मूलानि पलांडु मूलम नस्यं तथा दाड़िम पुष्पतोयम। यवास मूल और पलांडु मूल दाड़िम पुष्पतोय इसका भी नस्य बताया गया है। प्रियाल तैलम मधुकम पयश्च सिद्धं घृतं माहिषमाजिकं वा आम्रात्तिपूर्वे पयसा च नस्यं ससारि वै स्यात् कमलोत्पल। तो प्रियाल तैल मधुक और दूध इसके सिद्ध थोड़ा अजीब है। मधुकम पयश्च घृतम सिद्धं घृतं माहिषमाजिकं वा। तो माहिष या बकरे का घृत सिद्ध करे। लेकिन प्रियाल तैल बताया गया है। प्रिया तैलम इत्यादि मधुक कलके न पयसा द्रवेण साध्यम प्रियाल तैलम घृतम माहिषमाशम वा, ये अलग का है। तो प्रियाल तैल मधु का और दूध के साथ यष्टि मधु और दूध के साथ सिद्ध करके उसका नस्य करे या फिर माहिषा या आजिक घृत का नस्य करे। आम्रास्ति पूर्व पैसा च नस्यम ससारी वैश्यात कमलोत्पलेश्च। तो आम्रास्थि वगैरह जो है उसके साथ दूध का नस्य या ससारीवा या कमलोत्पल इससे करे। भद्रश्रियं लोहित चंदनं च प्रपौंडरीकं कमलोत्पले च उशीर वानीर जलम मृणालम सहस्र वीर्या मधुकम पयस्या। भद्रश्री शायद चंदन ही है भद्रश्री।
रक्तचंदन प्रपौटरेकं कमलोत्पले च उषीरवाणीर जलम मृणालम सहस्रवीर्यामुदकं पयस्या शालीक्षुमूलानि यवासगुन्धरा मूलं नलानां कुशकाशयोश्च कुचन्दनं शैवलमप्यनन्ता कानानुसार्या तृणमूलवृद्धिः मूलानि पुष्पाणि च वारिजानां प्रलेपनम। तो ये सभी का प्रलेपन करना है। पुष्करणी मृदश्च उदुम्बराश्वत्थ मधुकलोधराः कषाय वृक्षाः शिशिराश्च सर्वे प्रदेह कल्पे परिशेषणे च तथावगाहे कृततैल सिद्धौ रक्तस्य पित्तस्य च शांतिमिच्छन् भद्रश्रेयादीनि पृथक् प्रयुञ्जात्। तो प्रदेह कल्प परिशेषण अवगाह घृततैल सिद्धि के लिए ये भद्रश्री वगैरह जो कोई है वो पृथक प्रयुञ्जात्, विषक प्रयुञ्जात्, पृथक नहीं है तो उनका प्रयोग करे। धारागृहं भूमिगृहं सुशीतं वनंच रम्यं जलवात शीतम वैदुर्य मुक्ता मणिभाजनानां स्पर्शाश्च दाहे शिशिराम्बुशीताः। तो ये धारागृह, ये जयपुर में आमेर फोर्ट में धारागृह है इस प्रकार का। भूमिगृह सुशीत, वैसे भूमिगृह थोड़ा गर्म रहता है वास्तव में, वहाँ कश्मीर वगैरह में, हिमाचल प्रदेश में, लेकिन ये सुशीत भी होता है इसमें, या सुशीतम वनम इस प्रकार का भी रहेगा। रम्यम जलवात शीतम भूमिगृह सुशीतम, भूमिगृह से आने लगाना ठीक है। जलवात शीत रम्य इस प्रकार का वन। वैदुर्य मुक्ता मणिभाजनाना स्पर्शाश्च दाहे शिशिराम्बुशीता। तो वैदुर्य मुक्ता मणि और भाजन, इनका भाजन ये भी अर्थ हो सकता है, लेकिन ऐसे तो मालूम नहीं है इनका कोई भाजन हो। तो उसका स्पर्श शिशिराम्बुशीत इस प्रकार से अच्छा है। पत्राणि पुष्पाणि च वारिजानां क्षौमं च शीतं कदलीदलानि प्रच्छादनार्थं शयनासनानां पद्मोत्पलानां च दलाः प्रशस्ताः। पत्र पुष्प वारिज यानी कि कमल का, क्षौमम च शीतम कदली दलानी, शीत इस प्रकार का क्षौम, कदली दल तो ये भी कर सकते हैं। प्रच्छादनार्थम शयनासनानाम, पद्म उत्पल का दल जो है वो प्रच्छादन या शयन आसन के लिए प्रशस्त इस प्रकार के है। प्रियंगुका चंदन रूषितानां स्पर्शाः प्रियाणां च वरांगनानां नाहे प्रशस्ता सजला सुशीताः पद्मोत्पलानां च कलापवाताः। प्रियंगुका चंदन रूषित इस प्रकार के स्पर्श प्रियाणाम वरांगनानां दाहे प्रशस्ता सजला सुशीता, सजला सुशीत इस प्रकार के प्रशस्त है। पद्मोत्पलानां च कलापवाता, कलापवाता पद्मोत्पल समूह कृतवाता इत्यर्थः। तो उसका व्यजन के रूप में प्रयोग करें। भाजन भांडी या, लेकिन पत्तों के इस प्रकार के होते हैं तो उसका प्रयोग करना है। सरिद्रुदानां हिमवद्दरीणां सचन्द्रोदयानां कमलाकराणां मनोनुकूला शिशिराश्च सर्वाः कथास्तरक्तं शमयन्ति। ये कथा भी उपचार के रूप में आई है कि सरिद रुद हिमवत दरी इस प्रकार से, और चंद्रोदय और कमलाकर मनोनुकूल इस प्रकार के सभी कमलाकर से क्या लेना है ये भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्योंकि कमला लक्ष्मी का है।
और ये तो मालूम नहीं, कमला कमल से ऐसे इस प्रकार के कर जैसा कर बनाते हैं होंगे शायद। मनोनुकूल इस प्रकार के ऋषिराष्ट्र सर्वाः कथाः, और शीत साहित्य निर्माण करने वाली सभी कथाएं सर्वतम सर्वतम शमयंत वित्तम। तो ये रक्तपित्त का शमन इस प्रकार की करती है। तत्र श्लोको हेतुं वृद्धिं संज्ञां स्थानं लिंगं पृथक् प्रदुष्टस्य मार्गौ साध्यम् असाध्यं याप्यं कार्यक्रमं चैव पानान्नमिष्टमेव च वर्जं संशोधनं च शमनं च गुरुर गुरुरुक्तवान् यथावत् चिकित्स्यते रक्तपित्तस्य। तो हेतु वृद्धि संज्ञा स्थान लिंग अलग अलग दृष्टि का, मार्ग दो जो है, साध्य असाध्य याप्य कार्यक्रम, पानान्न इष्ट जो है वो, वर्जक जाप जो है, संशोधन शमन से रक्तपित्त की चिकित्सा में गुरु ने ये सभी अच्छे तरीके से बता दिया। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते चिकित्सित स्थाने रक्तपित्त चिकित्सित नाम चतुर्थोध्याय। तो वैसे देखा जाए तो इतने सारे तरीके से रक्तपित्त की चिकित्सा नहीं की जा रही। बहुत सारे ऐसे योग है जो एक्सटर्नली हम यूज कर सकते हैं, पान वगैरह के लिए है, परिषेक है, लेपन है। तो इन सभी तरीके से रक्तपित्त की चिकित्सा नहीं की जा रही वास्तव में। तो मुझे लगता है कि ल्यूकेमिया या फिर अप्लास्टिक एनीमिया है, आईटीपी वगैरह, जहाँ ब्लीडिंग इस प्रकार का ज्यादा हो रहा है, उसमें इन सभी का प्रयोग करें। केवल कामरुघा, चंद्रकला रस, वसंत कुसुमाकर, शतावरी, गोक्षुर वगैरह या अभ्यंतर प्रयोग तो करने हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन बाह्य उपयोग जो है बहुत सारे तरीके के वो भी करने हैं, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। ये चौथा अध्याय समाप्त हो गया। पांचवा अध्याय। अथा तो गुल्म चिकित्सितम व्याख्या समाहित है अस्मा भगवान आत्रेय। तो निदान तो जो क्रम है उसके अनुसार रक्तपित्त के बाद गुल्म बताते हैं। सर्व प्रजानां पितृवच्छरण्यः पुनर्वसुर्भूत भविष्यद ईशः चिकित्सितं गुल्म निबर्हणार्थम प्रोवाच सिद्धम वदताम वरिष्ठः। तो सभी प्रजाजनों के लिए पिता जैसे शरण्य इस प्रकार के जो पुनर्वसु, और भूत भविष्य ईशः, तो भूत और भविष्य के बारे में जो समर्थ है या उनको अच्छा ज्ञान इस प्रकार का है, वो गुल्म निर्मरण निबरण के लिए वदताम वरिष्ठ, बोलने वालों में श्रेष्ठ इस प्रकार के चिकित्सितम प्रोवाच, उन्होंने उसकी चिकित्सा बताई इस प्रकार से। ये काफी जो विशेषण आत्रेय को दिए गए हैं, हर अध्याय में अलग अलग इस प्रकार के हैं। तो ये एक अलग संकलन करने लायक इस प्रकार का है। और उसके काफी शेड्स प्राप्त हो जाते हैं। विश्लेष्म पित्ताति परिस्रवाद्वा तैरेव वृद्धः परिपीडनाद्वा वेगैरुदीर्णैर्विहतैरधो वा बाह्याभिघातैरतिपीडनैर्वा। ऐसे में रहना, यह भी एक चिकित्सा में चिकित्सा होगी, रक्तपित्त में चिकित्सा होगी या हो सकती है। तो शीत सभी गृह होना चाहिए। अगर शीत नहीं है, आर्टिफिशियली हमने शीत किया है एसी के जरिए, तो भी चलेगा इस प्रकार से, तो ये भी चिकित्सा हो सकेगी। तो पुरुष पित्त, कफ पित्त, इनके अति परिश्रम होने से और उन्हीं के बढ़ने से परिपीड़न द्वारा, उससे पीड़न होने के बाद जरिए वेगै रुदीर्णे विहतो विहत ही अधोवा। तो वेगों का उदीर्ण हुआ है या फिर विहत इस प्रकार के अधोवेग का, खास करके बाह्याभिघात अतिपीड़न या बाह्य अभिघात से अतिपीड़न होने के जरिए रुक्षान्न पान अतिसेवित।
या रूक्ष अन्नपान अति सेवन जिसका किया गया है, शोके न मिथ्या प्रतिक्रमण हुआ, शोक से या मिथ्या उपचार इस प्रकार से हो गए है। विचेष्टित विषमाति मात्र ही, विषमाति मात्र इस प्रकार के विचेष्टित। अभी विषम के बारे में यहाँ पे बहस है, लेकिन सम क्या है यहाँ ये बताया नहीं गया कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे सोना है, वगैरह वगैरह। ये सभी चीजें शायद प्रचलन में हो होती होगी, लेकिन कहीं पे डायरेक्ट निर्देश इसका नहीं है, तो ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। तो उससे बात का प्रकोप कोष्ठ में हो जाता है। कफंच पित्तंच सदुष्ट वायुर उद्धूय मार्गान विनिबध्यताभ्याम। तो और कफ और पित्त, उनको ये दुष्ट वायु जो है उनको उद्धूय करके, यानी कि उनको स्थान से बाहर निकाल के विनिबद्धताभ्याम, और उन्हीं के द्वारा उसके मार्ग का अवरोध इस प्रकार का हो जाता है। तो वायु ही खुद इनको एक तो बाहर निकालता है और फिर उन्हीं से आवरण प्राप्त कर लेता है। रुन्ना भी पार्श्वोदर बस्त शूलम करो तथो याति न बद्ध मार्ग। तो बद्ध मार्ग होने के कारण वो कहीं दूसरी जगह जाता नहीं। और रुद नाभि पार्श्व उदर और बस्ती, इनमें शूल निर्माण करता है। पक्वाशय पित्त कफाशय व स्थित स्वतंत्र परशय वा, पक्वाशय में या पित्त कफाशय में। अभी यहाँ अधो आमाशय पित्त का और ऊर्ध्व आमाशय कफ का इस प्रकार का माना जाता है। स्थित स्वतंत्र पर संश्रय हुआ, ये अगर वहां पे रुक जाता है, स्वतंत्र या पर संश्रय इस प्रकार के। स्पर्शोपलब्ध परिपिंडी तत्वात् गुल्मो यथादोष मुपैति नाम। तो स्पर्श से उपलब्ध होने वाला परिपिंडित होने के कारण ये दोष के अनुसार गुल्म निर्माण हो जाता है। अभी इसमें ऐसा है कि वातज गुल्म स्पर्शगम्य इस प्रकार का होता है। आप ऊपर से उदर परीक्षण करते हैं तो गुल्म की परिचिति होती है। आश्चर्य की बात है, अगर सोनोग्राफी करते हैं तो सोनोग्राफी में कुछ निकलता नहीं। तो ये वायु होने के कारण सोनोग्राफी में कुछ दिखाई नहीं देता। ये पित्ताशय ऐसा रेफरेंस ये थे आला है। हाँ, अन्य कहीं जगह ये नहीं बताया गया इस प्रकार का। तो परिपिंडी तत्व, हाँ, परिपिंडित होने के कारण स्पर्श पर इस प्रकार का है हो जाता है। दोष और गुल्मो यथा दोषम उपैति नाम, तो ये गुल्म निर्माण हो जाता है। बस्तौ च नाभ्याम हृदय पार्श्वयोर्वा स्थानानि गुल्मस्य भवन्ति पंच। अभी ये जो स्थान बताए गए काफी अजीब आवरण काफी बड़ी कंसेप्ट है। ठीक है, आज थोड़ा समय है, 7-10 बजे है अभी। तो बस्ती नाभि हृदय पार्श्व, ये 5 स्थान गुल्म के बताए गए हैं। तो बस्ती एक, नाभि 2, हृदय 3 और 2 पार्श्व, इस प्रकार से 5 स्थान हो गए। वैसे यहाँ कहीं भी गुल्म निर्माण हुआ है ऐसा देखा नहीं जा रहा। शायद बस्ती में ब्लैडर कैंसर निर्माण होता है और वो मसल इन्वेजिव या नॉन मसल इन्वेजिव इस प्रकार का होता है, लेकिन उसका निदान कैंसर इस प्रकार का हो जाता है। और फिर उसकी चिकित्सा जो है, वो मसल इन्वेजिव है तो ब्लैडर निकाल देना इस प्रकार का एलोपैथी में बताते हैं। और नॉन इन्वेजिव है तो टीआरबीटी करते रहते हैं। लोकल रिकरेंस होता रहता है इस प्रकार से।
लेकिन नाभि में इस प्रकार का हुआ, हृदय में हुआ, पार्श्व में हुआ, ये तो देखा नहीं गया। मैंने एक भी मरीज इस प्रकार का देखा नहीं है, नहीं सुना भी है इस प्रकार से। तो ये थोड़ा अजीब है। ये जो 5 गुल्म के स्थान बताए गए हैं, वहां अभी के हिसाब में इस प्रकार के गुल्म की प्रचिति आने वाले मरीज देखे नहीं है। पार्श्व से कुक्षी या उरप पार्श्व अपेक्षित है। जनरली पार्श्व से उरप पार्श्व अपेक्षित है, कुक्षी को कुक्षी कहते हैं। अब लंग कैंसर लंग में हो सकता है। अभी कुछ लोगों का मानना है कि कैंसर का निदान गुल्म करे। और गुल्म की चिकित्सा कैंसर में करे, इस प्रकार का मैं नहीं मानता। लेकिन पहले स्नेहपान वगैरह इस प्रकार का है गुल्म चिकित्सा में, वो आगे आएगा इस प्रकार से। किंतु कैंसर की संप्राप्ति और गुल्म की संप्राप्ति ये काफी अलग इस प्रकार के रहेंगे, तो इसलिए ये अलग। हृदय यानी हार्ट न होकर नाभि ऊर्ध्व प्रदेश असं होता। मुश्किल है बताना, क्योंकि साक्षात हृदय का संबंध बताया गया है। तो ये हार्ट लेना चाहिए इस प्रकार से, लेकिन इस प्रकार का ग्रंथि निर्माण हुआ ये हृदय में, इस प्रकार का तो देखा कभी गया नहीं है। पंचात्मकस्य प्रभवन्तु तस्य वक्षामि लिंगानि चिकित्स्यतं च रुक्षान्नपानं विषमातिमात्रं विचेष्टितं वेगन विनिग्रहश्च। ये फिर से आया। तो ये पंचात्मक है और उसका प्रभाव कैसे होता है और लिंग चिकित्सक क्या है ये बताता हूँ इस प्रकार से। रुक्षान्नपानं विषमातिमात्रं विचेष्टितं वेगन विनिग्रहश्च शोकोभिघातोऽतिमलक्षयश्च तिरन्निरन्नता हेतु। तो रुक्ष इस प्रकार का अन्नपान, अतिमात्र विषम इस प्रकार का। अभी एक जैनों में आयम्बिल व्रत करते हैं साधु सन्यासी, और इसमें रूखा खाना है, एक ही दफा खाना है और रूखा खाना है। तो इससे काफी स्नेह कम हो जाने से मैंने एक साधु को देखा था कि उसकी रोशनी कम हो जाती थी आंखों की, जब जी ये करते। और फिर जैसे घी खाना शुरू करते फिर से रोशनी वापस आ जाती इस प्रकार से। तो मैंने कहा ये मत करो। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है इस प्रकार से। माझ्या वडिलांच्या बाबतीत तुम्ही नाभी असं म्हणतात, गुल्म आहे असं काहीसं सांगितल्याने आठवतं, मला स्पर्श परीक्षेत जाणवलेले होते। ये होता है, अशोक वाणी के पिता के अंदर भी इसी प्रकार से गुल्म की प्रतीति होती थी। फोटोग्राफी में कुछ नहीं आता था। तो ये इस प्रकार के दिखाई देते हैं। तो विश्वाति मात्रम विचेष्टितम वेगम विनिग्रह वेग निग्रह शोक अभिघात अतिमलक्षय निरन्नता और अन्न नहीं होना, ये चांदिल गुल्म हेतु, ये माताजी गुल्म के कारण इस प्रकार के बताए गए हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से गुल्म निर्माण होते रहते हैं, ऐसा बताया गया है। ये प्राची ने एक सवाल पूछा था इसके बारे में, अमृतवाद के बारे में। तो उसका थोड़ा जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ये काफी बड़ा विषय है। वैसे मूर्त आवरण और अमूर्त आवरण ये दो है। तो मूर्त आवरण जो है वो कफ पित्त धातु वगैरह का होता है, और ये थोड़ा समझने में आसान आसान है कि वायु जा रहा है और उसको कोई दूसरी व्यक्ति दूसरी
चीज रोक रही है। लेकिन वायु का वायु पर आवरण ये भी बात चरकाचार्य ने खास करके बताई है। और उसके काफी प्रकार बताए हैं। तो एक वायु का दूसरे वायु पर आवरण क्यों होता है, ये एक सवाल उठता है। तो वायु अलग अलग है या एक ही है, ये एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। कि प्राण अपान व्यान उदान समान, ये जो 5 वायु के प्रकार है, ये वायु अलग अलग है या एक ही वायु को उपाधि भेद से केवल प्राण अपान वगैरह इस प्रकार की संज्ञा दी जाती है, जैसे कि ये तर्क संग्रह में कहा गया है। सचो एकोपि शरीरांत संचारी वायु प्राण सचो एकोपि उपाधि भेद प्राणापानादि संज्ञाम लभते। लेकिन ये तर्क संग्रह का है। हमारे हिसाब में आयुर्वेद ग्रंथ ज्यादा प्रमाण इस प्रकार के रहेंगे। तो ये बात स्पष्ट है कि अगर एक दूसरे पर आवरण होता है तो ये अलग अलग है। और फिर अलग अलग है तो उनमें अलगता क्या है? तो मामा गोखले ने इसके बारे में कुछ विचार व्यक्त किए थे। पांचभौतिकत्व वायु का, 5 वायुओं का पांचभौतिकत्व ऐसा उन्होंने बताया था। और उदान शीत गुण से युक्त है, ये इसलिए आप्य है इस प्रकार से। अपान जो है वो पार्थिव इस प्रकार का है। समान जो है वो आग्नेय है। प्राण जो है वो आकाशीय है। और व्यान जो है वो वायवीय है, ऐसा उनका कहना था। और उदान से शुरुआत करते थे, और शीत ऋतु जहाँ पे होते हैं या शीत देश जो है वहाँ उदान के जो सभी कार्य हो अच्छे तरीके से दिखते हैं, इसलिए वो शीत है, इस प्रकार का उनका कहना था। वैसे वाग्भट निदान स्थान 16वें अध्याय में अंत में रुक्ष व्यायाम लंघन ही कुपित चक्षुरादि नाम उपघातम प्रवर्तित वगैरह। तो रुक्ष व्यायाम लंघन, इससे प्राणवायु का प्रकोप होता है, इस प्रकार का वर्णन है। तो गुणों के आधार पर भी ये बात हो सकती है। सभी वायु के गुणों के बारे में बताया गया है ऐसा नहीं, लेकिन रुक्ष और लघु इन 2 गुणों का सेवन ज्यादा होगा तो प्राण का प्रकोप होगा इस प्रकार से। और फिर 2 वायु अलग है तो एक दूसरे का आवरण हो सकता है। अभी कोरटकर सर ये प्रतिरोध, एक वायु का दूसरे वायु को रोध इस प्रकार का कैसा होता है ये बताते हुए, सामने से 2 वायु टकराते हैं ये एक बात हो सकती है। साइड से आकर उसके आगे निकल आता है और उसको रोकता है, ये एक बात इस प्रकार की हो सकती है। या ट्रांसवर्स इस प्रकार से आकर दोनों मिल जाते हैं और एक दूसरे को रोकते हैं, तो भी एक बात हो सकती है। तो ये थोड़ा परमिटेशन कॉम्बिनेशन कर देखना पड़ेगा, और ये शरीर में कैसा होता होगा ये भी इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। अम्बिलिकल हर्निया को नाभि अपेंडिकुलर लंब को कुक्षी ओवेरियन फाइब्राइड सिस्ट को बस्ती गुल्म मानेंगे क्या? नहीं, मैं तो नहीं लगता। ये हार्निया, इंसिजनल हार्निया हो, अम्बिलिकल हार्निया हो वगैरह वगैरह, ये अलग ही माहौल इस प्रकार का है। तो ये डायग्राम दिखा निकाल के देखना पड़ेगा इस प्रकार से। लेकिन एक वायु दूसरे वायु का अवरोध कर देता है। अब चिकित्सा कैसे करनी है, ये एक अलग मुद्दा है। कि स्वम मार्ग स्वम स्थानम गमयेद एवं वृतान एतान में मार्ग का, जो अवृत वायु है वो प्रकोपित हो जाता है और वो फिर लक्षण दिखाता है, ऐसा कहना है। और इसको स्वम स्थानम गमयेद एवं,
उदानं योजयेत् ऊर्ध्वम् अपानं चानुलोमयेत् समानं शमयेच्छैव त्रिधा व्यानं तु योजयेत् आणि प्राणो रक्षश्चतुर्भ्योऽपि स्थाने यस्य स्थितिर्ध्रुवा स्वम स्थानं गमयेत् एवं व्रता नेतान् विमार्गकम्। इस प्रकार का ये आवृतवाद के बारे में जो श्लोक आते हैं, तो आवरण के जरिए जो विमार्ग हो गया है उसको अपने मार्ग पे लाना, ये इसमें चिकित्सा है। और पित्त रक्त को छोड़कर सभी आवृतवात में लहसुन ये अच्छी दवा इस प्रकार की है। तो ये एक अच्छे तरीके से काम में ला सकते हैं। और आवृता वायव ज्ञाता ज्ञाता व वत्सरम स्थिता प्रयत्नेनापि दुस्साध्या भवेर्वा अनुपक्रमा। तो इस प्रकार का आवृतवाद अगर एक संवत्सर उसमें हो जाता है तो प्रयत्न से भी दुस्साध्य इस प्रकार का हो जाता है, या अनुपक्रमा जिसकी चिकित्सा नहीं हो सकती इस प्रकार के हो जाते हैं। तो ये भी एक बात ध्यान में इस प्रकार के रखनी है। तो वायु इसमें प्रधान इस प्रकार का है, और अमूर्त आवरण समझ लेना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। और फिर उसके अनुसार विभिन्न लक्षण होते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो लक्षणों को कंठस्थीकरण करे उसका, और बुक पिक्चर पे मरीज सामने आएगा तो शायद अमृतवाद का निदान हो सकता है, नहीं तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। Function disturbed by each other, that may be the only thing whose uh, function disturbed by whom, that only thing has to be understood. It may not be the uh, thing obstructing from front, side or transverse etc. ऐसा है कि अगर लॉजिकल हम इसको देखना चाहेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ये देखना जरूरी होगा। अभी टॉर्नाडो के बारे में काफी स्टडी होते हैं। ये बीच में एक टीवी पर सीरियल आती थी, चेसिंग टॉर्नेडो का ऐसा कुछ था। और उनका अभ्यास करते थे। तो जहां भया भी साइक्लोन निर्माण हो जाता था वहां पे वो दौड़ते, उस साइक्लोन का पीछा करते, और फिर उससे जो नुकसान हुआ है उसमें मदद कार्य में जुड़ जाते इस प्रकार से। तो ये विभिन्न गतियां वायु की होती है, और फिर उसके आधार पर अलग अलग गति प्राप्त होती है। चक्राकार गति प्राप्त होना ये भी इसी का नतीजा इस प्रकार का है। विभिन्न दिशाओं से वायु इकट्ठा आते हैं और एक चक्राकार गति उसमें प्राप्त हो जाती है। मे बी राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन इज हृदय। ये मुश्किल है बताना इस प्रकार का। अब ग्रंथोक्त गुल्म इस प्रकार का हमने निदान किया है, वो शायद उदर में देखा जाता है, खास करके पकवाशय में देखा जाता है, जो हाथ पे लगता है, लेकिन सोनोग्राफी में कुछ नहीं आता है। तो ये एक अजीब माहौल इस प्रकार का रहेगा। तो अभी एनाटॉमी के हिसाब से यहाँ पे कहीं गुल्म दिखाई नहीं दे रहा, ये सही बात इस प्रकार के। वैसे लेफ्ट ओवरियन कैंसर में राइट एडनेक्सा लेफ्ट एडनेक्सा इस प्रकार के बताते हैं, लीजन है इस प्रकार से, ओवरी से संबद्ध इस प्रकार का होता है। लेकिन इन सभी के बारे में हमारे ग्रंथों में साक्षात उल्लेख इस प्रकार का नहीं है। तो एक अलगता से इस सभी चीजों को देखना पड़ेगा, और अपने हिसाब से क्या डायग्नोसिस हो सकता है, क्या चिकित्सा हो सकती है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा।
ये स्थान संस्थान रुजाम विकल्पम विड़वात संगम गलवक्त्र शोषम शावारुणत्वम शिशिरज्वलं च दृक्कुक्षि पार्श्वांस शिरोरुरं च करोति जीर्णे व्यधिकं प्रकोपं भक्ते मृदुत्वं समुपैति यश्च वातात्स गुल्मो नहि तत् न च तत्र रूक्षम कषाय तिक्तं कटुचोपशेते। तो काफी विस्तार से इसके बारे में बताया है। स्थान संस्थान रुझा इसमें विकल्प होते हैं। विडवात संघ होता है, गलवक्त्र शोष होता है, शावारोणत्व ये वर्ण, शिशिर ज्वर, द्रुकृत कुक्षि पार्श्व अंश शिरो रुजंच। ये पार्श्व या अंश में इस प्रकार का शूल, और वहां पे ये सार्कोमा खास करके दिखाई देते हैं। सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा भी होता है और अस्थि का भी सार्कोमा होता है, और ये काफी मुश्किल है ट्रीट करने के लिए। तो उनको शायद हम गुल्म के रूप में सोच सकते हैं क्या, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन उसी जगह पे क्यों हो गया, ये भी बात अलग इस प्रकार की होती है। और फिर खाने पीने में जो बदलाव वाले आए हैं वो उनको कैसे समझाना है, ये भी एक अहम बात इस प्रकार की होगी। तो ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।